कहानी की शुरुआत होती है साल 2028 में, जब लॉस एंजलिस की सड़कों पर पानी को प्राइवेट कर दिए जाने की वजह से जबरदस्त रायट्स भड़क उठे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाने के लिए दो पेशेवर क्रिमिनल भाई सैम और मैक्स अपने साथियों रॉय और टॉमी के साथ मिलकर एक बैंक लूटने पहुंच गए। पर वहां एक दिक्कत आ खड़ी हुई, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉइज के पास वॉल्ट तक पहुंचने का कोई एक्सेस ही नहीं था। तभी सैम के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि रायट्स की वजह से सारे अमीर लोग अपने कीमती सामान को छुपाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को भेज रहे थे, इसलिए भाइयों ने तय किया कि वो बैंक की बजाय इन्हीं क्लाइंट्स को लूटेंगे। लूटपाट के दौरान मैक्स ने एक आदमी की जेब से एक बहुत कीमती पेन निकाल लिया। उस आदमी ने मैक्स को चेताया भी कि ऐसी चीज चुराना बहुत बड़ी गलती साबित होगी, मगर मैक्स ने उसकी एक न सुनी। भागने के लिए उन्होंने एक दीवार को उड़ा दिया ताकि किसी गली से निकल सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में टॉमी मारा गया, जबकि रॉय और मैक्स बुरी तरह घायल हो गए। मैक्स की हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी और वो सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि सैम ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट के दम पर ज्यादातर गोलियां खुद अपने ऊपर झेल ली। इस मुसीबत से निकलने के लिए सैम ने होटल आर्टेमिस को कॉल किया, जो एक ऐसा खुफिया हॉस्पिटल था जहां सिर्फ क्रिमिनल्स का इलाज होता था। इस होटल को एक नर्स चलाती थी जिसे मेडिकल साइंस की तो काफी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन अपने एक फोबिया की वजह से वो खुली जगहों में जाने से डरती थी और इसी वजह से पिछले 20 साल से वो होटल से बाहर ही नहीं निकली। सैम को यह बताने के बाद कि उनके लिए कमरे खाली थे, नर्स ने अपने मरे हुए बेटे की एक तस्वीर को कुछ देर निहारा, फिर अपने हेडफोन्स पर म्यूजिक चलाकर कमरे तैयार करने के काम में जुट गई। उस वक्त होटल में दो और क्रिमिनल्स ठहरे हुए थे और दोनों ही उन कोड नेम्स से जाने जाते थे जो नर्स ने उन्हें दिए थे। इनमें से एक थी नाइस, एक इंटरनेशनल असैसिन, और दूसरा था बिली, एक बदतमीज आर्म्स डीलर। ये होटल सबसे नई हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से लैस था और नर्स अपने टैबलेट पर हर गेस्ट की लोकेशन तक ट्रैक कर सकती थी। यहाँ कुछ बेहद सख्त नियम भी थे, जैसे किसी दूसरे गेस्ट को न मारना, कोई पिक्चर्स या वीडियोस न बनाना, कोई हथियार साथ न लाना और मेंबरशिप का पैसा पहले ही चुका देना। नए गेस्ट्स के आते ही नर्स ने म्यूजिक बंद कर दिया, मगर उन्हें तब तक एक गेट के पीछे ही रोके रखा जब तक वो सारे नियम पूरे न कर लें। रॉय ने बेमन से अपना हथियार वहाँ छोड़ दिया, लेकिन जब उनकी कलाई पर लगी उस चिप को स्कैन करने की बारी आई जो साबित करती कि वो मेंबर थे, तो सिर्फ दोनों भाई ही इस टेस्ट में पास हुए, क्योंकि रॉय का निशान नकली निकला। एक्सेस से इनकार होते ही रॉय आग बबूला हो गया और सैम पर हमला करने के लिए उस पर झपट पड़ा। तब नर्स के पास एवरेस्ट को बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, जो उसका निजी असिस्टेंट और सिक्योरिटी था। एवरेस्ट ने बड़ी आसानी से रॉय को दबोचा और एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया, फिर उसे होटल से बाहर ले गया। दोनों भाइयों को होटल के अंदर अलग कोड नेम्स दे दिए गए। नर्स उन्हें एक कमरे में ले गई ताकि उनका इलाज शुरू कर सके। इलाज से पहले सैम ने वो खूबसूरत पेन मैक्स से ले लिया और फिर नर्स ने एक रोबोट आर्म की मदद से मैक्स का ऑपरेशन शुरू किया। तभी राइट कंट्रोल की वजह से अचानक बिजली चली गई, मगर नर्स जरा भी नहीं घबराई, क्योंकि इस इमारत का अपना जनरेटर था जिसने उसके ये कहते ही बिजली वापस ला दी। अब वो उस 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके मैक्स के लिए एक नया लिवर बना सकती थी। इधर एवरेस्ट ने रॉय को एक पुल के नीचे छोड़ दिया और तभी नर्स का कॉल आया, जिसमें उसने एवरेस्ट से कहा कि लौटते वक्त वो जनरेटर भी देख ले। इसी ध्यान भटकने का फायदा उठाकर रॉय ने पीछे से एवरेस्ट पर छलांग लगाई और उसका गला घोंटने की कोशिश की, मगर एवरेस्ट ने उसे झटके से गिरा दिया और चेताया कि अगर उसने इस होटल के बारे में किसी को बताया तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। नर्स ने नाइस और बिली के घावों की जांच की और उसके जाने के बाद नाइस ने अपने क्लाइंट को कॉल करके इस काम के और पैसे मांगे, क्योंकि अपने टारगेट के करीब पहुंचने के लिए उसे खुद को गोली मारनी पड़ी थी, और क्लाइंट मान भी गया। वापस कमरे में नर्स ने सैम को बताया कि 3D प्रिंटर से बने ऑर्गन्स जहरीले होते हैं, इसलिए मैक्स की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी और वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट के सहारे जिंदा बचा हुआ था। उसे कहीं ले जाने के लिए उन्हें वही नारकोटिक्स देने पड़ते जो हाथी के बच्चों को बेहोश करने के काम आते। जब नर्स सैम के हाथ की जांच कर रही थी, तब सैम ने इमोशनल होकर कहा कि मैक्स ने कहा था कि वो क्राइम छोड़ देगा, पर मेरा भाई शायद कभी नहीं सुधरने वाला। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई और एक अनजान आदमी का कॉल उठाया, मगर आदमी के बेहद बदतमीजी से पेश आते ही उसने तुरंत फोन काट दिया, क्योंकि ये भी नियमों के खिलाफ था। उस रहस्यमयी आदमी ने एक बार फिर से कॉल किया, लेकिन दूसरी बार भी यही हुआ और तीसरी बार जाकर नर्स उससे बात करने को तब राजी हुई जब उसने उसका नाम सुना। वो कोई और नहीं, क्रोबी फ्रैंकलिन था, मशहूर क्राइम लॉर्ड और इस होटल के मालिक ओरियन द वुल्फ किंग फ्रैंकलिन का बेटा। दरअसल वुल्फ किंग घायल हो चुका था और वो चाहता था कि कोई जल्द से जल्द आकर उसे देखे।
नर्स के लिए होटल छोड़कर किसी और जगह पेशेंट्स को देखना नियमों के खिलाफ था, इसलिए क्रोबी बेमन से अपने पिता को होटल लाने पर राजी हो गया। बाहर रायट्स पल पल और भयानक होते जा रहे थे। अब तो ड्रोन्स और मिसाइल्स तक चलने लगे। एवरेस्ट का मानना था कि उन्हें इमारत खाली कर देनी चाहिए, लेकिन नर्स ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि इमारत अभी काफी महफूज है। इसी बीच नाइस रैक रूम में गई और वहाँ उसकी मुलाकात बिली से हुई, जिसने आते ही उस पर लाइन मारनी शुरू कर दी। और जब नाइस को उसकी ये बात पसंद नहीं आई तो वो बुरा मान गया। उनकी ये नोक-झोंक तभी सैम के आने से टूट गई, जो वहाँ कॉफी लेने आ पहुंचा। सैम और नाइस ने एक दूसरे को हेलो कहा, जिससे पता चला कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। इससे बिली को लगा कि वो दोनों साथ हैं और सैम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर दोनों हंस पड़े। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इसे बचाने की जरूरत नहीं है। इस होटल में सबसे खतरनाक इंसान अभी यही है। इसका मन किया ना तेरे दांत निकाल के पिछवाड़े में घुसा देगी। और मजाक में बिली की छाती पर थपकी देते हुए सैम ने उसका वॉलेट चुरा लिया, फिर कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद नाइस ने टेबल पर रखा एक मग तोड़कर उसका टुकड़ा बिली की तरफ इतनी तेजी से फेंका कि वो उसके शरीर से 2 इंच दूर कुर्सी में गड़ गया। जाते जाते उसने बिली से कहा कि इस होटल में किसी को मारना मना है और बस इसी रूल ने जिंदा रखा हुआ है तुझे। उसके जाने के बाद बिली ने तय किया कि अब बहुत हो गया और उसने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर बुला लिया ताकि वो यहाँ से निकल सके। नर्स ने एवरेस्ट को अपने कमरे में बुलाया ताकि उसे दिखा सके कि बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरास क्या कैद कर रहे थे। चूंकि वो वुल्फ किंग की जगह जाने को तैयार नहीं हुई, इसलिए अब क्रोबी होटल के कुछ दरवाजों को सील कर रहा था ताकि अपने पिता को अंदर लाने के बाद कोई और दाखिल न हो सके। तभी अचानक अलार्म बजने लगा और स्क्रीन पर उन्हें कुछ और ही नजर आया। मॉर्गन डैनियल्स नाम की एक पुलिस ऑफिसर, जिसने कैमरा में सीधे देखते हुए नर्स को उसके असली नाम जीन थॉमस से बुलाया। एक ऐसा नाम जो एवरेस्ट तक नहीं जानता था। नर्स उसे पहचानती थी और उसे अंदर लाना चाहती थी, पर एवरेस्ट ने साफ इनकार करते हुए कहा कि किसी कॉप की मदद नियमों के खिलाफ जाएगी और इससे उनके क्लाइंट्स का भरोसा उठ जाएगा। उसी पल एक बार फिर बिजली गुल हो गई, इसलिए एवरेस्ट जनरेटर देखने के लिए निकल गया। उसके जाने पर नर्स ने थोड़ी विस्की पी, फिर अपना मेडिकल बैग और बेटे की तस्वीर उठाई और एक गुप्त रास्ते से चुपके से इमारत के बाहर निकल पड़ी। उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि सैम ने उसे बाहर जाते हुए देख लिया। अपनी अगोराफोबिया की वजह से बाहर निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए उसने हेडफोन्स लगाए और कुछ थेरेपी रिकॉर्डिंग्स सुनने लगी जो एवरेस्ट ने उसे तोहफे में दी थी। मॉर्गन तक पहुंचकर नर्स ने उसे अपने बेटे की तस्वीर दिखाई और बच्चे को पहचानते ही मॉर्गन ने उस पुरानी पहचान को कबूल कर लिया। तभी 2 टीनेजर्स वहां से भागते हुए निकले और उनका पीछा कर रहे कॉप्स ने नर्स को जमीन पर पड़ी मॉर्गन के पास खड़ा पाया। उन्हें नर्स की इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो यहीं रहती थी, मगर इससे पहले कि वो उससे और पूछताछ कर पाते, एवरेस्ट वहां आ पहुंचा और पलक झपकते सारे ऑफिसर्स को बेहोश कर दिया। फिर मॉर्गन को उठाकर नर्स के साथ अंदर ले गया। क्रोबी के आदमियों ने उन ऑफिसर्स को ढूंढ निकाला और मार डाला। उधर सैम ने बिली का वॉलेट खंगाला और उसमें एक पोकर कार्ड के गत्ते के नीचे छुपा हुआ माइक्रोचिप ढूंढ निकाला। तभी नाइस वहां आई और अपने साथ नर्स की विस्की ले आई ताकि वो दोनों साथ में एक ड्रिंक ले सकें। सैम ने उन बदलावों को भांप लिया जो पिछली मुलाकात के बाद नाइस में आ चुके थे, जैसे उसकी कलाई पर मेंबरशिप के कई निशान और उसकी आंख में लगा वो इम्प्लांट जो उसने इसलिए लगवाया था ताकि उसके क्लाइंट्स देख सकें कि वो अपने टारगेट्स को कैसे मारती थी, और उसके निशाने पर हमेशा कोई न कोई बड़े लोग होते। इसके बाद सैम ने उसे वो पेन दिखाया जो मैक्स ने चुराया था, जिसे देखकर नाइस बुरी तरह चौंक गई। उसने पेन को बीच से घुमाया और वो अचानक से खुल गया। उसके अंदर 6 खास डायमंड थे और इनमें हर एक डायमंड की कीमत 170 करोड़ है। वो पेन वुल्फ किंग की थी, जो अपने यहाँ से कुछ भी चुराने वाले को मार डालने के लिए बदनाम था। इसलिए नाइस चाहती थी कि सैम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, मगर सैम कहीं जाने को राजी नहीं हुआ जब तक उसका भाई अपने पैरों पर चल न सके। और इस फैसले पर बहस के बाद नाइस ने उसे चूमा और अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि सैम अपने भाई को ही अपनी प्रायोरिटी रखता, उसी के हिसाब से जिंदगी जीता था। मॉर्गन को अंदर ले जाते हुए एवरेस्ट लगातार नर्स को एक कॉप के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए डांटता रहा, तो नर्स ने उसे याद दिलाया कि वो एक बार पहले भी नियम तोड़ चुकी थी जब उसने उसे
उसे एक बच्चे के रूप में पाया और अपने साथ रख लिया। ये पक्का करने के बाद कि बिली हॉलवे से जा चुका था, वो दोनों मॉर्गन को नर्स के कमरे में ले गए और नर्स ने अपने बेटे की उन यादों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए उसका ऑपरेशन किया, जबकि वो यादें बार बार उसके जहन पर हावी होती रहीं। ऑपरेशन खत्म होने पर जब उन्होंने मॉर्गन को होश में लाया तो उसने नर्स से पूछा कि उसने उसकी मदद करना क्यों कबूल किया। इस पर नर्स ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि हम एक परिवार जैसे हैं, इससे तुम्हारे पुलिस से जुड़े होने का कोई लेना देना नहीं। मॉर्गन ने उसके बेटे का जिक्र भी छेड़ दिया, जिससे वो यादें नर्स को फिर सताने लगी। इसलिए वो ये बहाना बनाकर अचानक वहाँ से चली गई कि उसे एक और कमरा तैयार करना था। उसने ये काम म्यूजिक सुनते हुए किया, मगर इस बार खत्म करने के बाद वो वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे वो दिन याद आ गया जब उसने ओडी यानी नशे की ज्यादा खुराक से अपने बेटे को खो दिया। उधर सैम ने खुद को यहाँ से ले जाने के लिए एक कार मंगवा ली। फिर वो मैक्स को देखने पहुंचा, जो अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। सैम ने उसे पेन पर बना वुल्फ किंग का लोगो दिखाया। सैम ने कहा कि भाई आज तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। मैक्स ने ये बात मान ली, मगर उसका ध्यान बार बार उस नारकोटिक इंजेक्शन की तरफ भटकता रहा जिसे नर्स मेज पर ही छोड़ गई। इसी बीच सैम ने उस खुफिया रास्ते की जांच की जिससे नर्स बाहर गई थी, जबकि नाइस छत पर एक खास डिवाइस की मदद से क्रोबी की अपने आदमियों से हो रही बातचीत की जासूसी करने में जुटी रही। तभी बिली अपने हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हुए वहां पर आया और नाइस को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही उसे पता चला कि नाइस का टारगेट खुद वुल्फ किंग है तो उसने उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि वुल्फ किंग अब होटल पहुंच ही रहा था। नर्स उसे लेने गेट तक गई, मगर उसने गेट फिलहाल नहीं खोला, क्योंकि बाहर मौजूद भीड़ में ज्यादातर लोगों के पास हथियार थे जो होटल के रूल्स के खिलाफ है। क्रोबी ने एतराज जताने की कोशिश की, मगर वुल्फ किंग ने उससे नियमों का पालन करने को कहा, इसलिए वो अकेला ही गेट के अंदर दाखिल हुआ। नर्स के साथ जाने से पहले वुल्फ किंग ने अपने बेटे को अपनी अंगूठी तोहफे में दी, इस सोच के साथ कि शायद वो खुद बच न पाए। अब जब वुल्फ किंग के सारे आदमी गेट्स के पीछे बंद हो चुके थे, एवरेस्ट ने इस मौके का फायदा उठाकर मॉर्गन को इमारत से बाहर निकाला, मगर पहले उसने मॉर्गन से ये कसम ली कि वो होटल के बारे में किसी को नहीं बताएगी। रास्ते में हॉलवे में उनका सामना सैम से हुआ, जिसने मॉर्गन के बूट्स देखते ही भांप लिया कि वो एक कॉप थी, मगर उसने इस पर सिर्फ इतना कहा कि अब हम पुलिस वालों का भी इलाज कर रहे हैं क्या, और बिना ज्यादा हल्ला मचाए उन्हें वहाँ से जाने दिया। दूसरी तरफ नाइस ने अपनी नकली सिगरेट की डब्बी को खोला। वो सिगरेट की डब्बी नहीं, असल में एक बम था जो कि उसने जनरेटर पर लगा दिया। वहीं होटल के अंदर इस वक्त नर्स वुल्फ किंग का इलाज कर रही थी। दवा के असर में होने की वजह से वुल्फ किंग की जबान फिसल गई और उसने किसी झूठ का और नर्स के बेटे के नाम का जिक्र कर दिया, लेकिन ये नाम वुल्फ किंग को पता होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि नर्स ने कभी उसे वो नाम बताया ही नहीं। उसने वॉकी टॉकी पर एवरेस्ट को बुलाया और मॉर्गन से बात की, जिसने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो अपने बेटे की मौत के लिए खुद को कभी कसूरवार न माने। पुराने दिनों को याद करने के बाद उसने फोन रखा और वुल्फ किंग से बात करने चली गई, जो नर्स के दिए उन एक्स्ट्रा ड्रग्स के असर में अब होश खोने लगा। अब जब उसकी जबान खुल चुकी थी, वुल्फ किंग ने आखिरकार ये कबूल कर लिया कि नर्स के बेटे की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से नहीं हुई। उसने मेरी गाड़ी चुराई थी तो हमने मार के उसे समुद्र में फेंक दिया था। पुलिस रिपोर्ट को वुल्फ किंग के पैसे देने के बाद कॉप्स ने ही नकली बनाया था और इसी हादसे ने उसे नर्स तक पहुंचाया, जिसके बाद उसने जीने की उम्मीद खो चुकी नर्स को एक नई जॉब दे दी। जैसे ही लॉस एंजलिस को कर्फ्यू और लॉकडाउन में डाला गया, सैम अपने भाई को देखने गया, मगर उसने पाया कि मैक्स ने खुद को नर्स के नारकोटिक्स का इंजेक्शन लगा लिया, जिससे यह साबित हो गया कि वो अब भी एक नशेड़ी था। सैम ने उससे कहा कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और साथ ही उसने बिली से चुराई वो चिप 3D प्रिंटर में डाल दी ताकि एक गन बनाई जा सके। मगर मैक्स कहीं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो बच नहीं पाएगा। फिर भी उसका मानना था कि सैम को खुद को बचा लेना चाहिए। मॉर्गन सही सलामत इमारत से बाहर निकल गई। उसी पल नर्स ने वुल्फ किंग को मारने के इरादे से एक स्कैल्पेल उठाया और बिली अपने हेलीकॉप्टर को लेने के लिए जागा, मगर तभी वो बॉम्ब आखिरकार फट पड़ा और सारी बिजली काट दी। धमाके की वजह से हेलीकॉप्टर बिली को बिना लिए ही वहां से चला गया और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने ठान लिया था कि वो नाइस को मार के रहेगा, इसलिए उसने अपने बैग में छुपाई एक 3D प्रिंटर से बनी गन निकाल ली। उधर नर्स अपना बदला भूलकर मैक्स को देखने चली गई, जिसका लाइफ सपोर्ट बंद हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर नाइस ने वुल्फ किंग के कमरे में
कदम रखा और उसके और पैसों के ऑफर को ठुकराने के बाद उसने उसे मार डाला। उसने ये सब कुछ अपनी आंख में रिकॉर्ड भी कर लिया था। नर्स ने मैक्स को बचाने की लाख कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसके टैबलेट ने उसे वुल्फ किंग की मौत की चेतावनी दी और ट्रैकर ने बताया कि नाइस वहीं उसके साथ थी, तो सैम समझ गया कि बॉम्ब उसी ने लगाया था। इसलिए अपने भाई की मौत का इल्जाम उस पर डालते हुए उसने अपनी गन उठाई और उसके पीछे चल पड़ा। उसने नाइस को उसके कमरे में पाया और उसके किए पर उसे जमकर सुनाया, मगर नाइस ने कसम खाई कि उसे ये नहीं पता था कि मैक्स लाइफ सपोर्ट पर था। ये सोचकर कि शायद वो सही कह रही थी, सैम ने अपनी गन नीचे करनी शुरू की, मगर तभी अचानक बिली ने उसे चौंका दिया और दोनों को गोली मार दी। फिर वो अपनी ही बड़ाई में जुट गया। मुझे धमकी दे रहे थे ना तुम दोनों, अब बोलो ना, पड़े हो ना मेरे पैरों में। उसके इसी ध्यान भटकने का फायदा उठाकर सैम ने उस पर हमला बोला। उसने बिली को पकड़कर उसका मुंह 3D प्रिंटर में घुसा दिया। फिर उसने उसे मारने के लिए प्रिंटर चालू कर दिया। क्रोबी को पता चला कि उसके पिता ने उसे जो अंगूठी दी थी वो दरअसल एक बॉम्ब थी, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल करके दीवार में एक सुराख कर दिया ताकि वो और उसके आदमी भाग सके। उधर नर्स ने सैम और नाइस को ढूंढ निकाला और नाइस के कुछ स्कैल्पल्स समेटने के बाद उन्हें उस खुफिया रास्ते की तरफ ले गई। बाहर निकलते वक्त रास्ते में उनका सामना एवरेस्ट से हुआ, जिसने वुल्फ किंग के आदमियों को रोकने के लिए वहीं पीछे रुकने का फैसला किया। नर्स ने उसे होटल की चाबियों का एक गुच्छा दिया और उसे गले लगाया। फिर वो सैम को सहारा देते हुए उसे लिफ्ट में ले गई, लेकिन पीछे से नाइस ने दरवाजा बंद कर दिया, ये कहते हुए कि सैम को बता देना मैंने उसके लिए क्या किया है। दरअसल फ्रैंकलिन के लोग अब दीवार तोड़कर लिफ्ट तक पहुंच नहीं वाले थे। वो जानती थी कि अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो वो उसके प्यार सैम को मार डालेंगे, इसीलिए वो सैम को बचाने के लिए उनका सामना करने के लिए रुक गई। उधर एक्स ने कुल्हाड़ी निकाली और नीचे मौजूद सभी गुंडों से अकेला भिड़ गया, जबकि नाइस ने अपने चुराए स्कैल्पल से उन आदमियों को निपटाया जो दीवार में बने सुराख से लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। शुरू में तो दोनों ने बड़ी आसानी से लड़ते हुए कमाल दिखाया, मगर जल्द ही गुंडों की भीड़ उन पर भारी पड़ गई। फिर भी उन्होंने नर्स के लिए इतना वक्त जरूर जुटा दिया कि वो सैम के घावों का इलाज कर सके और सही सलामत उस सामने वाले दरवाजे तक पहुंच सके जो बरसों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। अफसोस कि क्रोबी वहां पहले से उनका इंतजार कर रहा था, अपने मरे हुए पिता का बदला लेने की चाहत में। सैम ने उसे डायमंड दिखाते हुए कहा कि हम एक डील कर सकते हैं, मैं तुम्हें ये पेन दे सकता हूँ, इसके अंदर एक एक हीरा 170 करोड़ का है, 6 हीरे हैं इसके अंदर। तुम्हारे बाप का ये पेन अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम अपना दावा पक्का कर सकते हो, नए वुल्फ किंग बन सकते हो तुम। ये बात सुनकर क्रोबी राजी भी हो गया, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि वो सैम को जाने देगा, नर्स को नहीं। सैम ने भी हामी भरने का नाटक किया और जैसे ही वो पेन थमाने उसके करीब आया, उसने क्रोबी पर हमला बोल दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। क्योंकि सैम पहले से घायल था तो क्रोबी जल्द ही उस पर भारी पड़ने लगा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तभी नर्स ने मौका पाकर पीछे से उसके पास जाकर हाथियों के लिए बने वो नारकोटिक्स उसमें उतार दिए, जिससे उसका काम तमाम हो गया। पेन दोबारा उठाने के बाद सैम ने नर्स को उसकी घबराहट से बाहर निकलने में मदद की ताकि वो बाहर पहुंच सके, जहां रायट्स अब भी पूरे जोर पर थे। दोनों ने मिलकर वो कार ढूंढ ली जिसे सैम ने पहले बुलाया था, मगर नर्स ने उसके साथ चलने के उसके ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो यहीं रहकर घायल लोगों की मदद करना चाहती थी। उसने पूरी जिंदगी यही किया था, यही करके उसे सुकून मिलता था। सैम के पास अपनी जिंदगी में पहली बार कोई प्लान नहीं था, इसलिए नर्स के लास वेगस के एक ऐसे होटल के बारे में बताने के बाद जो उसकी मदद कर सकता था, वो बस अपनी कार लेकर निकल गया। वो वापस होटल वाली सड़क पर लौटी और उसने देखा कि होटल का साइन जगमगा उठा, यानी किसी ने जनरेटर दोबारा चालू कर दिया था। नर्स ने अपने हेडफोन्स लगाए और म्यूजिक चलाते हुए उन राइड्स की तरफ कदम बढ़ाए, मदद के लिए पूरी तरह तैयार। फिल्म के आखिर में हमें होटल के अंदर एक औरत की परछाई दिखती है। लग तो ऐसा ही रहा था कि ये नाइस है, जो शायद उन सभी गुंडों को खत्म करके आखिरकार बच गई थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।